कुछ दिनों में झक मार के ये लोग जो है अपने उस निर्णय को वापस ले लें। पहली इच्छा क्या है कि मैं सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम जो है इस दिशा में उठाने जा रहा हूँ पदभार ग्रहण करने के बाद कि कल तक जो बलराज पासी पूर्व सांसद थे आज मंत्री बन गए हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? किसान नेता और कुछ किसान भूमि बचाओ आंदोलन को लेकर के बैठे हुए हैं बीते कई महीनों से। अगर आप इस बारे में जान रहे हैं तो क्या प्रतिक्रिया देंगे? अधिकारी कई बार जो है कुछ जो है वो चूक कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं। इसका मतलब नहीं कि सारे ही अधिकारी वैसे ही होते हैं। 100 रुपये किलो में उसकी बिक्री गई थी, तो सर्टिफिकेट मिलते ही जो है 500 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो में उसकी बिकने लगती है। विशेष रूप से नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, उत्तराखंड प्रदेश की राजनीति में बलराज पासी, ये नाम और इनका काम या फिर इनका क्या ओहदा है प्रदेश में और प्रदेश की सीनियर लेवल की राजनीति में, ये अति विशेष रूप से बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज मैं इनके बारे में बात क्यों कर रहा हूं? दरअसल जो बलराज पासी कल तक नैनीताल लोकसभा के पूर्व सांसद के रूप में जाने जाते थे, वे आज उत्तराखंड प्रदेश में कैबिनेट स्तर के मंत्री बन गए हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, कैबिनेट स्तर का मंत्री पद बलराज पासी को मिल गया है। ऐसे में इस वक्त बिल्कुल सीधी तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं। बलराज पासी, कैबिनेट स्तर के मंत्री बलराज पासी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए, ये पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू बलराज पासी जी के मंत्री बनने के बाद हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बलराज जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है यूटी न्यूज नेटवर्क पर। बहुत बहुत बधाइयां मंत्री बनने के लिए। पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि कल तक जो बलराज पासी पूर्व सांसद थे आज मंत्री बन गए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मुझे उत्तराखंड सीड सर्टिफिकेशन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के चेयरमैन की जिम्मेवारी सौंपी है और उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा जो है वो प्राप्त है। एक दायित्व के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने ही इसको दायित्व कहना चालू किया। ये कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा पद नहीं है। मैं नैनीताल लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहा हूँ और मैंने लंबे समय तक जनता की सेवा की है और उसके अलावा पार्टी के अंदर भी मैंने बहुत से जिम्मेवारियों पर काम किया है। जब पहली बार हमारी सरकार बनी थी कांग्रेस के बाद, उससे पहले उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन यात्रा का मैं प्रदेश संयोजक रहा। भगत सिंह कोश्यारी जी के साथ मैं प्रदेश उपाध्यक्ष रहा, प्रदेश महामंत्री रहा। पूरन शर्मा जी के साथ मैं प्रदेश महामंत्री रहा। जो भी समय समय पर मुझे जिम्मेवारी सौंपी गई, उस जिम्मेवारी को मैंने ईमानदारी से निर्वहन करने का प्रयास किया। यह जिम्मेवारी भी जो मुझे सौंपी गई है, ये जनता की सेवा करने के लिए सौंपी गई है, लोगों के काम करने के लिए सौंपी गई है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की जो हमारी सरकार है मोदी जी की, उन्होंने जो पिछले 9 वर्षों में अच्छे अच्छे काम किए हैं, अच्छी अच्छी योजनाएं बनाई हैं, जिनसे जनता को अमूल्य लाभ हुआ है, वह लोगों तक पहुंचाना, लोगों को समझना, उनसे बात करना और उसमें अगर कहीं कोई कठिनाइयां हैं उसकी पूर्ति के लिए हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है। आगामी 2024 का चुनाव सर पर है। इसके लिए सभी कार्यकर्ता पूरे देश में एकजुट हैं और मैं भी एक कार्यकर्ता के नाते से पार्टी का काम कर रहा हूँ। बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण संस्था के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी आपको मिल गई है। ये भी जरूर जानना चाहूंगा क्योंकि अधिकतर लोग ये संस्था किस प्रकार से जो है जनता और किसानों की सेवा करती है उसके बारे में भी नहीं जानते हैं। तो क्या इसकी कार्यशैली है, किस प्रकार से इसकी अहम भूमिका है, ये भी जानना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी ने का एक बहुत बड़ा सपना है, देश जैविक खेती की तरफ बढ़े। केमिकल का उपयोग, खादों का उपयोग, जो भारी मात्रा में पेस्टिसाइड का उपयोग जो है खेती के अंदर हो रहा है, उसके कारण से हमारी ज़मीनें जो है वो बंजर हो रही हैं, उनकी शक्ति जा रही है। प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि देश के लोग ऑर्गेनिक खेती की तरफ किसान जो बढ़ें और हमारा उत्पादन भी जो है वो कम ना हो। और इसी नाते से उन्होंने बीच बीच में जो है मोटे अनाज की भी बात की है। पूरी दुनिया में इस समय ऑर्गेनिक अनाज का बहुत बड़ी जो है वो डिमांड है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से जैविक हैं,
लेकिन उनको जो है प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलना, किसान जैविक पैदा कर रहा है लेकिन उसको उसकी जानकारी नहीं है कि कैसे उसको सर्टिफाइड कराए, और उसकी कीमत जो अगर उसको उसको सर्टिफिकेट उसको मिल जाता है, अगर वो कहीं 100 रुपये किलो में उसकी बिक रही है चीज़, तो सर्टिफिकेट मिलते ही जो है 500 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो में वो चीज़ उसकी जो बिकने लगती है। तो विशेष रूप से इस एजेंसी का काम है कि ऐसे किसानों को प्रोत्साहित करना, चाहे वो दूध के क्षेत्र में हो, अनाज के क्षेत्र में हो, शहद के क्षेत्र में हो। पूरे देश को यहाँ से गेहूँ और धान का जो बीज उपलब्ध कराते हैं वो अच्छी मात्रा का, क्वालिटी का, जिससे प्रोडक्शन बढ़े और ख़राब बीज ना किसानों को मिले हमारे देश के। इसके लिए संस्था काम करती है, उस बीज को सर्टिफाइड करने का काम करती है। मंत्री जी देहरादून के लिए निकल चुके हैं, शायद पदभार ग्रहण वहीं पर करने वाले हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद आपकी अगर मैं जानना चाहूँ तो पहली इच्छा क्या है कि मैं सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम जो है इस दिशा में उठाने जा रहा हूँ पदभार ग्रहण करने के बाद? पहली बात तो ये कोई मंत्री का पद नहीं है, ये एक संस्था है, ऑर्गेनिक बीज एंड साथ में सीड का जो सर्टिफिकेशन की संस्था है, जी, उसका चेयरमैन बना हूँ। जी बिल्कुल। और उसमें कैबिनेट मंत्री का दर्जा है। जी बिल्कुल। उसकी सीमित अपनी जो है वो सीमाएं हैं। लेकिन इसके साथ ही जो है मैं निश्चित रूप से संस्था जो है वो मजबूती से के साथ काम करे, वो व्यवहारिक रूप से काम करे, लोगों के बीच में जो है अपनी बात को लेकर जाए, किसानों को कोई दिक्कत परेशानियां कठिनाइयां ना हो। और मैं बहुत जल्दी ही जो किसान इस काम में लगे हैं उनसे बात करूंगा। साथ ही जो इसको प्रोसेस करते हैं, ऐसे विधायन संयंत्र हैं, ऐसे जो व्यापारी हैं, उनके अगर कोई कठिनाइयाँ हैं उनको भी लेकर बात करूंगा। और उसके साथ ही साथ इसमें जो भी दिक्कतें परेशानियाँ और जो कहीं को अनियमितता है तो उसको भी दूर करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि पहले भी मैं संस्था का अध्यक्ष रहा हूँ। इसलिए मुझे उसका जो अनुभव है, इसलिए मेरे लिए काम करना इसमें कोई कठिन काम नहीं है। जो आरोप लगाने की बात आती है तो भाजपा की उत्तराखंड सरकार पर आरोप लगाए जाते हैं कि गरीब गुरबों का हक मारने का काम और उनका शोषण करने का काम भाजपा सरकार कर रही है, ऐसा बीते दिनों से आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के द्वारा। क्या कहेंगे? 60 सालों तक तो इस देश में कांग्रेस की सरकार रही, तो वो तो फिर इसका मतलब स्वर्णिम युग कहा जाना चाहिए था। जब हमें सरकार मिली तो इस देश के अंदर कोई गरीब नहीं होना चाहिए था, कोई गरीबी रेखा से नीचे नहीं होना चाहिए था। सबके घरों पे गैस होनी चाहिए थी, सबके घरों पे जो है पानी होना चाहिए था, बिजली होनी चाहिए थी, सबको जो है भरपूर अनाज सबको मिलना चाहिए था। ऐसा तो कुछ मिला नहीं हमें। जब हमको सरकार मिली, हमारी हमारी पार्टी को नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो ताज्जुब की बात है कि 60 सालों के बाद देश की हमारी माताएं बहनें जो है वो खुले में शौच करने जाती थी। 12 करोड़ से ज़्यादा शौचालयों का निर्माण 1 डेढ़ साल के अंदर ही कराया जाता है। देश के अंदर जो है करोड़ों लोगों को रातों रात में सांसद रहा 5 साल तक, हमें पूरे साल में 25 के गैस कनेक्शन मिलते थे, हम प्रायोरिटी पे हम दे सकते थे। मेरी लोकसभा में 15 लाख वोट था। 15 लाख वोट का मतलब लगभग जो है 5 से 7 लाख तक परिवार, हर परिवार को एक गैस सिलेंडर मिलना चाहिए था। लेकिन 25 गैस सिलेंडर मैं कहाँ से दे पाता भाई। गैस सिलेंडर होना ही उस समय बहुत बड़ा, आदमी का जो है बड़ा स्टेटस सिंबल था। लेकिन मोदी जी ने आते ही चोरी चकारी बंद की, 10 करोड़ से ज़्यादा फर्जी कनेक्शन ख़त्म किए, और वो सारे के सारे कनेक्शन उठाकर जो हमारे गरीब थे, मजदूर थे, किसान थे, असहाय थे, सबको फ्री में गैस कनेक्शन दिए। उसके लिए कोई पैसा सरकार ने नहीं लिया, और आज बढ़िया तरीके से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हर घर को बिजली देने का काम मोदी जी ने किया भाई। हर गांव को पीने का पानी मिले। इस देश के अंदर 60 सालों में गरीब आदमी को एक कुआं उपलब्ध नहीं होता था। गांव के अंदर सबके अपने अपने कुएं होते थे, लेकिन गरीब का कोई कुआं नहीं होता था। पानी भरने के लिए औरतें नहीं जा सकती थी। देश का प्रधानमंत्री इस बात को समझता है। हर घर को जल, हर घर को नल, इस योजना के अंतर्गत 2024 तक हर घर तक जो है पानी की टैंकी पहुंच जाएगी, चाहे वो कोई अमीर हो चाहे वो गरीब हो। हमने गरीब और अमीर में भी भेद नहीं किया। आयुष्मान योजना में हर परिवार को
5 लाख रुपए तक का जो है सुविधा जो है इस उत्तराखंड की सरकार ने दिया। कुछ केंद्र से हमें मिला, लेकिन इस उत्तराखंड ने तो और आगे बढ़कर जो है हर परिवार, चाहे वो गरीब हो चाहे जो है संपन्न हो, हम इलाज कराने के लिए करोड़ों लोग जो है, साल के लोग जो है इलाज करा रहे हैं। गरीब लोग जो हैं ज़रा अस्पतालों में जाएं, वहाँ लोगों से पता करें। कांग्रेस के लोगों को बयान देना है, लोकतंत्र के अंदर विपक्ष होना चाहिए, लेकिन वो विपक्ष जो है ऐसा हो कि सही मुद्दों को उठाए, सही बातों को उठाए। विधानसभा में हंगामा करना है, बोल सवाल उनके पास कोई है नहीं, आपसी उनके अपने इतने बड़े संघर्ष हैं। अगर वो रचनात्मक मुद्दे उठाते, सत्ता पक्ष के सामने लाकर रखते, तो हो सकता है कि उसमें बहुत अच्छी चीज़ें हमारे सामने आती। तो विपक्ष को अपना चेहरा देखना चाहिए। बाजपुर क्षेत्र से अपना खासा नाता माना जाता है। बाजपुर क्षेत्र में शायद आप जानते होंगे कि वर्तमान समय में कुछ अधिकारी कई बार जो है कुछ जो है वो चूक कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं। इसका मतलब नहीं कि सारे ही अधिकारी वैसे ही होते हैं। किसान नेता और कुछ किसान भूमि बचाओ आंदोलन को लेकर के बैठे हुए हैं बीते कई महीनों से। अगर आप इसके बारे में जान रहे हैं तो क्या प्रतिक्रिया देंगे? निश्चित रूप से बीच में कुछ कठिनाइयाँ पैदा हुई। जो ज़मीनों के बारे में चर्चा हो रही है, वो निश्चित रूप से 100% जो किसान उन ज़मीनों पर बैठे हैं, उन्हीं का ही मालिकाना हक है। लेकिन कुछ अधिकारियों द्वारा अनावश्यक रूप से उसमें कुछ जो है खुड़पैच की गई, और किस दुर्भावना से की गई, सरकार को बदनाम करने की भावना से की गई। इसको किसी कीमत पर हमारे मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसमें उन्होंने किसानों को भी बुलाकर, हम मेरी भी स्वयं कई बार उनसे वार्ता हुई है, और ये तय हो चुका है कि उन किसानों के हक हकूक़ों पर कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तकनीकी रूप से उसकी खरीद और बेच पर अगर रोक लगी हुई है, उसमें न्यायालय भी सम्मिलित हैं, कुछ पक्ष न्यायालय में चले गए, वो थोड़ी सी कठिनाई है, और उसको सरकार देख रही है, और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी इस समस्या का हम निदान कर पाएंगे। जी, आपने कहा कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो सरकार की छवि को बिगाड़ने की मंशा से शायद इस प्रकार के कृत्यों को कर रहे हैं। तो उस प्रकार से तो ये भी माना जा सकता है कि फिर अफसरशाही जो है उत्तराखंड में हावी होती नजर आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अफसरशाही कहीं से कहीं तक उत्तराखंड किसी भी गवर्नमेंट में, और अगर अच्छे अधिकारी नहीं होते तो ये देश नहीं चल रहा होता, ये प्रदेश नहीं चल रहे होते। और उस पर पूरी तरीके से निगाह है, और जहाँ चूक हुई है उसको भी जो है सरकार देख रही है। देश में ये चर्चा का केंद्र बना हुआ है। पत्रकारों को और मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का। लेकिन इंडिया गठबंधन, एक तो इंडिया के नाम पर गठबंधन बना, उसके बाद उस इंडिया गठबंधन ने देश के लगभग कई दर्जन राष्ट्रीय चैनलों के राष्ट्रीय पत्रकारों का खुला बहिष्कार कर दिया। इसको लेकर के आपकी प्रतिक्रिया जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि आज तक के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं था। वो इंडिया कह जरूर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इंडिया नहीं है, INDIA। अगर कोई भी भाषा विद से आप पूछेंगे तो वो इंडिया बन नहीं सकता। और वो केवल एक छद्म जो है, लोगों को भ्रम पैदा कर रहे हैं इंडिया के नाम से। गठबंधन बनाने का किसी को भी अधिकार है, लोकतंत्र है, आप बनाइए, सीधे सीधे आइए। और जो उन्होंने सूचीबद्ध किए हैं पत्रकार, कांग्रेस ने तो हमेशा से ही जो है लोकतंत्र में जो प्रेस है, पत्रकारिता को कुछ नहीं समझा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1975 में इस देश पर जो है इमरजेंसी लगी। 1 लाख से ज़्यादा जो है लोगों को जेलों में डाल दिया गया, सारे विपक्षी नेता जेलों में डाल दिए गए। उसी समय में देश के जितने मूर्धन्य पत्रकार थे, जो निर्भीक पत्रकार थे, ऐसे हजारों पत्रकारों को जेलों में डाल दिया गया, उनकी पिटाई की गई, उनकी प्रेसों को में आग लगा दी गई, और उनको बर्बाद कर दिया गया। और 19 महीने पत्रकार जो है जेलों में बंद रहे। कई पत्रकारों की जेल के अंदर मृत्यु भी हो गई। लेकिन जो है कान पर इनके जू नहीं रहेगी। देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, और 1977 में देश के आम चुनाव में इस कांग्रेस बुरी तरीके से पराजित हुई। और वही स्थिति कांग्रेस इस समय भी पैदा करना चाहती है। वो पत्रकारों का बहिष्कार करना या उन पर अपने चैनलों पे लोग नहीं भेजना, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। कुछ दिनों में झक मार के ये लोग जो है अपने उस निर्णय को वापस ले लेंगे।
आखिर कितने पत्रकारों की सूची बनाएगी? अभी इन्होंने कुछ की बनाई है, अभी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, फिर तो पूरी प्रेस की सूची इनको बनानी पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बलराज पासी जी। तो साथियों, आपने बलराज पासी जी के वक्तव्यों को सुना और मुझे उम्मीद है बड़े ध्यान से सुना होगा। अब इनके वक्तव्यों को लेकर के आपके मन में क्या विचार हैं? बलराज पासी जी के व्यक्तित्व को लेकर के आपके मन में क्या विचार हैं? कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं हिमांशु ठाकुर आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।